नमस्कार। एक बार पुनः आपका GLC बीकानेर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5, 6, 7 का अध्ययन किया था। आज के इस व्याख्यान में हम इस अधिनियम की धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11 इन 4 धाराओं का अध्ययन करेंगे। आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 की सेक्शन 8 धारा 8 में परीक्षा की शर्तों में फेरफार संबंधी प्रावधान किया गया है। पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि जब भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को धारा 3 में बरसना पर छोड़ता है या धारा 4 में परीक्षा का लाभ देकर के छोड़ता है, तो न्यायालय ऐसे छोड़े गए व्यक्ति के लिए बंध पत्र निष्पादित करवाता है, प्रतिभूति सहित या रहित। उस बॉन्ड में शर्तें अधिरोपित करता है और उन शर्तों का पालन करने के लिए वो बाध्य है, और साथ ही साथ परीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण के लिए भी उसे नियुक्त करता है। तो जो परीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों पर शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों को फेरफार यानी वेरिएशन चेंजेस कर सकते हैं। क्या उन अवधि को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए धारा 8 में प्रावधान किए गए हैं। देखेंगे कि जिस व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ा गया है, जो शर्तें अधिरोपित की गई है, क्या उन शर्तों में कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस, फेरफार किया जा सकता है, या जिस अवधि के लिए उसे बॉन्ड भरवाया गया है उस अवधि को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में प्रावधान धारा 8 में किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 8 में है कि न्यायालय को जब परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर, यानी परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट जो न्यायालय में पेश की जाती है, उस आवेदन पर विचार करने के साथ जब न्यायालय को लगता है कि जिस व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ा गया है वह व्यक्ति और पब्लिक, जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, यानी जब न्यायालय के समक्ष परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्रेषित की जाती है कि अमुक व्यक्ति जिसे अपराधी को परीक्षा पर छोड़ा गया था उसका चाल चलन कैसा है, और न्यायालय यह विचार करता है कि उस व्यक्ति के हित में या जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वे उस बॉन्ड की शर्तों को वेरिएशन यानी फेरफार कर सकता है, यानी उस बंध पत्र की जो शर्तें थी उसको चेंजेज कर सकता है, या जिस अवधि के लिए बॉन्ड भरवाया गया था उस अवधि को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है। मान लो उसे 2 साल के लिए बॉन्ड भरवाया गया था या 1 साल के लिए बॉन्ड भरवाया गया था, तो उस अवधि को कम कर सकता है या बढ़ा भी सकता है। और जो शर्तें अधिरोपित की गई थी, जैसे वो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा, अब गवाहों को, अपराधियों को धमकाएगा नहीं, उन शर्तों में फेरफार भी कर सकता है। लेकिन न्यायालय परीक्षा पर ऐसी जो बॉन्ड की शर्तें थी, बंध पत्र की शर्तें थी, उसमें चेंजेस करते समय राइट टू हियरिंग, सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। किसको सुनवाई का अवसर? जिस व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ा गया है उस अभियुक्त व्यक्ति को, और उसका श्योरिटी, उसका प्रतिभू जिसने उसकी जमानत दी है, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। उन दोनों को सुनने के पश्चात न्यायालय ऐसी शर्तों में फेरफार कर सकता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि न्यायालय के द्वारा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, आवेदन के आधार पर परीक्षा की शर्तों में, बॉन्ड की शर्तों में फेरफार किया गया, फिर प्रतिभू को सुनवाई का अवसर देकर के और उसे न्यायालय ने बता दिया कि पहले ये शर्तें थी, अब इस शर्तों को बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है। जैसे ही ये वेरिएशन किया जाता है और उस अभियुक्त का प्रतिभू उससे सहमत नहीं होता है, यानी जिसने पहले उसकी गारंटी दी थी, जो उसका श्योरिटी था, वो उस नई शर्तों से सहमत नहीं है, तो न्यायालय उस अभियुक्त को कहेगा कि नई प्रतिभूति लिया। अगर वो अभियुक्त इन परिवर्तित की गई शर्तों के अनुसार नया प्रतिभू लाने में असफल रहता है, तो न्यायालय उसे मूल अपराध के लिए दंडित करेगा। पुराने वाले प्रतिभू ने असहमति जता दी उन शर्तों से कि मैं आगे इसकी प्रतिभूति लेने में, गारंटी लेने में सक्षम नहीं हूँ, तो न्यायालय उस अपराधी को नया प्रतिभू लाने के लिए कहेगा। और जैसे ही नया प्रतिभू ले आता है तो उसके अकॉर्डिंग आगे परीक्षा की शर्तें यथावत रहेगी, लेकिन वो नया प्रतिभू लाने में असफल रहता है तो उसे जिस अपराध के लिए परीक्षा का लाभ दिया गया था उस मूल अपराध के लिए दंडित किया जाएगा।
अब जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा गया था तो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर, परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अब इस व्यक्ति को आगे परिवीक्षाधीन रखना आवश्यक नहीं है, इसका चाल चलन सही है, तो कोर्ट उस बॉन्ड से डिस्चार्ज कर देगा, बंद पत्र से उन्मोचित कर देगा। न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अब आगे इसको परिवीक्षाधीन रखना आवश्यक नहीं है। परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात तो वो ऐसे अभियुक्त को बॉन्ड से डिस्चार्ज उन्मोचन कर देगा। तो धारा 8 में है कि न्यायालय परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार कर सकता है। ऐसा चेंजेज करने पर अभियुक्त को और उसके प्रतिभू को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट धारा 9, सेक्शन 9 मुख्य इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जिस व्यक्ति को धारा 3 और 4 में परिवीक्षा की लाभ देकर के छोड़ा गया है और वह व्यक्ति उन परिवीक्षा की शर्तों को पालन नहीं करता है, उनको ब्रीच करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। सामान्य भाषाओं में परिवीक्षा की जो शर्तें हैं उनके भंग करने के क्या परिणाम होंगे, धारा 9 एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट सेक्शन है। धारा 9 की हेडिंग है बंद पत्र की शर्तों की अनुपालना करने में विफल रहने की दशा में प्रक्रिया। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड, यानी जो बंद पत्र की शर्तें थी उनको पालन करने में अगर विफल रहता है तो क्या प्रक्रिया होगी। जब किसी एक्यूज को धारा 3 और 4 के तहत परिवीक्षा पर छोड़ा गया था तो शर्तों के तहत एक बॉन्ड भरवाया गया था कि ये शर्तें रहेगी जिनकी आपको पालना करनी है। यदि वो एक्यूज उन शर्तों की पालना नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट न्यायालय में कौन देगा, परीक्षा अधिकारी। उस परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर और उन दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उन्होंने परिवीक्षा की शर्तों का भंग किया है, तो कोर्ट सबसे पहला फर्स्ट उस अपराधी के विरुद्ध बिना वारंट के गिरफ्तार करने की जो पुलिस की पावर है उसके अकॉर्डिंग वारंट जारी कर सकता है। यानी उस एक्यूज ने बंद पत्र की शर्तों को भंग किया है तो न्यायालय उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। कोर्ट इश्यू अरेस्ट वारंट, एक्यूज के विरुद्ध सबसे पहले क्या होगा, गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। उसके पश्चात उस व्यक्ति को या उसके जो प्रतिभू है उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा गया है उसे या उसका जो श्योरिटी है, प्रतिभू है, उनके विरुद्ध कोर्ट समन जारी कर सकता है कि आप नियत समय पर कोर्ट में उपस्थित हो। समय और स्थान उस समन में निश्चित किया जाएगा, उसके अनुसार उसे न्यायालय में हाजिर करने हेतु समन भी जारी किया जा सकता है और कस्टडी में भी उनको भेजा जा सकता है। जो परीक्षाधीन व्यक्ति है उसे अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। यदि बेलेबल ऑफेंस है तो कोर्ट जमानत भी स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उसे अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर प्रथम बार उन्होंने शर्त का भंग किया है, उन्होंने एक्यूज ने बॉन्ड की जो शर्तों का भंग प्रथम बार किया है तो कोर्ट 50 रुपीज़ की पेनल्टी लगा सकता है, 50 रुपये की शास्ति अतिरोपित कर सकता है। यदि नियत समय में वो 50 रुपये की ये पेनल्टी न्यायालय में जमा नहीं करवाता है तो कोर्ट उसे मूल अपराध के लिए दंडित करेगा। और इन सब के अलावा कोर्ट ऐसे अपराधी को मूल अपराध के लिए भी दंडित कर सकता है। जिसके लिए उसे परिवीक्षा पर छोड़ा गया था पुनः मूल अपराध के लिए दंडित करेगा और उसे कारावास में भेज देगा। तो धारा 9 का सामान्य शब्दों में देखें तो कोई भी व्यक्ति जिसे परीक्षा पर छोड़ा गया है उन बंद पत्र की शर्तों को पालन करने में विफल रहता है तो सबसे पहले उसके विरुद्ध न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। उसके पश्चात उसको खुद को या प्रतिभू को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकता है और उसे अभिरक्षा में भेज सकता है, जमानत भी ले सकता है प्रतिभूति सहित या रहित, और मूल अपराध के लिए भी उसे दंडित कर सकता है। जिस अपराध के लिए उसे छोड़ा गया था उसे दंडित कर सकता है। प्रथम बार अपराध किया है तो 50 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है। यदि पेनल्टी वो नहीं भरता है तो उसे मूल अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 10, छोटा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 10 ये प्रावधान करता है कि प्रतिभू संबंधी प्रावधान
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 121, 123, 124, 373 और 446 से 449 तक लागू होंगे। यानी सीआरपीसी में जो बॉन्ड से संबंधित प्रावधान है वो इस अधिनियम में भी लागू होंगे। नेक्स्ट सेक्शन 11 धारा 11। धारा 11 में सक्षम न्यायालय और अपीलीय पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा जो शक्तियां हैं उनका भी प्रावधान किया गया है कि क्या वो इस अधिनियम के तहत पावर को यूज कर सकते हैं, वो सेक्शन 11 में प्रावधान किया गया है 11 में। 11 का पहला क्लोज ये है कि धारा 3 और 4 के तहत परीक्षा पर कौन छोड़ सकता है, यानी ये पावर किसको है। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट कोर्ट को है, यानी जो सक्षम न्यायालय है जो उसका विचारण करता है वो आदेश दे सकता है। दूसरा, अगर मामला अपील में है या किसी रिवीजन में है, पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष है, तो अपीलेट कोर्ट या उस रिवीजन कोर्ट को भी पावर है कि वो धारा 3 और 4 के तहत परीक्षा पर छोड़ सकता है। तो पावर किसकी है, कॉम्पिटेंट कोर्ट को भी है और रिवीजन पुनरीक्षण न्यायालय को है, अपीलेट न्यायालय को भी है। अब ये जो धारा 3 और 4 के तहत किसी व्यक्ति को छोड़ा गया है, सक्षम न्यायालय भी और पुनरीक्षण न्यायालय और अपील न्यायालय भी छोड़ सकता है। लेकिन इस अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान था कि 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है उसे कारावास में निरोधित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा एक्यूज है जो 21 वर्ष से कम आयु का है और निचले न्यायालय ने उसे धारा 4 के तहत परिवीक्षा का लाभ न देकर के उसे जुर्माने सहित या रहित दंडादेश दिया है, कारावास का दंडादेश दिया है, तो पुनरीक्षण न्यायालय जिसमें या तो परीक्षा अधिकारी आवेदन करेगा या संबंधित सिद्धोष व्यक्ति आवेदन करेगा या कोर्ट स्वमोटो स्व प्रेरणा से संज्ञान लेकर के उस निचले कोर्ट से वो अभिलेख मंगवाएंगे और उस अभिलेख में जांच करने के पश्चात जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकता है। सामान्य शब्दों में कि 21 वर्ष से कम आयु का कोई अपराधी है तो उसे कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसे परीक्षा का लाभ न देकर के उसे कारावास की सजा दी है, तो अपीलीय न्यायालय यानी पुनरीक्षण न्यायालय उस निचले न्यायालय से स्वमोटो से या अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन से या परीक्षा अधिकारी के आवेदन से दस्तावेज अपने पास मंगवाता है, उसका पुनरीक्षण करता है और जैसा उचित समझे वैसे दंडादेश दे सकता है। अब ये जो अपीलेट और पुनरीक्षण न्यायालय है इसकी क्या पावर है, तो अपीलेट और पुनरीक्षण न्यायालय की पावर है कि निचले कोर्ट ने जो दंडादेश दिया है उसको वो सेट असाइड अपास्त भी कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन इस प्रकार नहीं बढ़ाएगा कि मूल कोर्ट से दंडादेश दिया गया उसे अधिक हो जाए। यानी जो लोअर कोर्ट था, मूल न्यायालय था, सक्षम न्यायालय था, उसने जितना दंडादेश देने की पावर है उससे अधिक दंडादेश अपीलेट न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय नहीं दे सकता। यानी लोअर कोर्ट की जितनी पावर थी उस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अधिकतम परीक्षा के लिए 3 वर्ष तक बॉन्ड भरवाया जा सकता है, तो अपीलेट न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय भी उसे 3 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हैं। तो धारा 11 में सेक्शन 11 में है कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, पुनरीक्षण न्यायालय को भी पावर है और इसकी अपील कहाँ होगी, जिस पे सामान्यतः अपील होती है वहाँ इसकी अपील होती है। और 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है जिसे कारावास का सजा दी गई है तो उसके लिए पुनरीक्षण न्यायालय अभिलेख मंगवा करके उसकी जांच कर सकता है और आदेश दे सकता है। अब ये जो धारा 3 और 4 में परीक्षा पर छोड़ा गया है या परीक्षा पर नहीं छोड़ा गया है, इन दंडादेशों की अपील कहाँ होती है, तो वो सेक्शन 11 के क्लोज 2 में बताया गया है कि सामान्यतः अपीलीय न्यायालय यानी जो पूर्ववर्ती दंडादेश अन्य किसी दंडादेश की अपील अपीलीय न्यायालय में होती है, उसी तरह इस अधिनियम के तहत पारित किए गए आदेश की भी अपील अपीलीय न्यायालय में होगी। नेक्स्ट सेक्शन 12 धारा 12 जिसकी हेडलाइन है 2 सिद्धि से संलग्न निर्योग्यता का हटाया जाना। यानी सेक्शन 12 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3 और 4 उसे वर्षना पर छोड़ा गया है धारा 3 के तहत या धारा 4 के तहत परीक्षा का लाभ देकर के छोड़ा गया है, तो उसे 2 सिद्धि की जो डिस्क्वालिफिकेशन निर्योग्यता है वो होगी या नहीं होगी।
देखो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। धारा 3 और 4 में न्यायालय जब किसी अपराध में अपराधी को दोषी ठहराता है तो दोषी तो होता ही है, लेकिन उसको दंड देने के बजाय उस दंड को एक बार निलंबित करके और उसे धारा 3 और 4 के तहत परिवीक्षा का लाभ दे करके छोड़ सकता है। तो अपराध में दोषी तो है, लेकिन उसे उस दंड को निलंबित करके और परिवीक्षा का लाभ दे करके छोड़ देता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जिसे धारा 3 और 4 के तहत परिवीक्षा का लाभ दे करके छोड़ दिया गया है, तो क्या वह उस अपराध में दोष सिद्ध होने की डिस्क्वालीफाई निर्योग्यता होगी? नहीं होगी। जिस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा धारा 3 और 4 के तहत परिवीक्षा का लाभ दे करके छोड़ दिया गया है, उसके लिए दोष सिद्धि से संलग्न कोई भी निर्योग्यता नहीं होगी। ऐसा माना जाएगा कि उसने अपराध किया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अपन कोई भी सर्विस के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर कॉलम आता है कि क्या आपको किसी न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया? यदि हाँ, तो फिर उस नौकरी के लिए आप पात्र नहीं होंगे, ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन धारा 12 ये प्रावधान करता है कि उसे धारा 3 और 4 के तहत छोड़ा गया है, तो उसके लिए ऐसी कोई भी निर्योग्यता नहीं होगी। ऐसा माना जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है। लेकिन अभी अपने देखा था सेक्शन 9 कि न्यायालय ऐसे परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों से बॉन्ड पर शर्तें भरवाता है, बॉन्ड पर छोड़ता है तो उसके लिए शर्तें अधिरोपित करता है। यदि वो व्यक्ति उन शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो न्यायालय क्या करेगा? गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा, उसके प्रतिभू को समन जारी करेगा, न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहेगा और 50 रुपये तक पेनल्टी लगा सकता है। नहीं भरता है तो मूल अपराध के लिए दंडित कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को धारा 4 के तहत परिवीक्षा का लाभ देकर के छोड़ा गया था, उसने परिवीक्षा की शर्तों की पालना नहीं की है, न्यायालय ने उसे गिरफ्तार करके और मूल अपराध के लिए दंडित करके और कारावास में भेज दिया है, वहां पर धारा 12 लागू नहीं होगी, वहां पर वो दोष सिद्धि से संलग्न निर्योग्यता लागू होगी। यानी इसको ऐसे समझते हैं सेक्शन 12 को कि जिस व्यक्ति को धारा 4 का लाभ देकर के छोड़ दिया गया है उसके लिए दोष सिद्धि से संलग्न कोई निर्योग्यता नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। लेकिन उसने शर्तों का पालन नहीं किया है और न्यायालय ने उसे गिरफ्तार करके और मूल अपराध के लिए अगर दंडित कर दिया गया है तो फिर वो दोष सिद्धि से संलग्न निर्योग्यता से ग्रसित हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो एक अपराधी है। नेक्स्ट वीडियो में परिवीक्षा अधिकारी को देखेंगे। धन्यवाद।